Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to my YouTube channel. This is the Biomathematics. Dear student, my name is Mohammad Rizman Asham और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी रेस्पिरेशन को, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। लास्ट टाइम डियर स्टूडेंट आपको मैंने डिस्कस किया था जी फोटोसिंथेसिस के दोनों स्टेप को हमने देखा था कि किस तरीके से प्लांट लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, उसको यूज करके ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस की है वो ऑर्गेनिज्म जब उस ग्लूकोज को लेता है तो उसको ब्रेक डाउन करके किस तरीके से एनर्जी हासिल करता है और उसको अपनी बॉडी में कहां कहां पे यूटिलाइज करता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जो कि है रेस्पिरेशन। ये स्टूडेंट, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि वो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ, जब ऑक्सीजन हम उसे ब्रेक करते हैं तो फाइनली क्या प्रोड्यूस होता है जी, एटीपी एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये जो इक्वेशन है, ये जनरल सी मैंने आपके सामने इक्वेशन ड्रॉ की है, वो है रेस्पिरेशन की। यानी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एटीपी प्रोड्यूस की जाती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस किया जाता है। इस एटीपी को यूज करके सेल क्या करता है, अपनी बॉडी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो जरूरत क्यों है इस रेस्पिरेशन की? तो ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी इट्स वाइटल एक्टिविटी। दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्म को अपने इन अहम काम सर अंजाम देने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी वो किस प्रोसेस के जरिए हासिल करता है? दिस इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के सेकंड वर्ड को देखें, अगर लिटरली मीनिंग लफ्जी मतलब देखें तो वो ये बनता है चेंजिंग ऑफ गैसेस, यानी सांस लेना, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस को हम कहते हैं जी रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन को हम लोग यहाँ पे आपकी बुक में टू डिफरेंट लेवल पे डिस्कस किया गया है, एक एक्सटर्नल लेवल पे और एक इंटरनल लेवल पे। एक्सटर्नल लेवल को हम लोग देखें तो एक्सटर्नल लेवल के आपके पास 3 से 4 डिफरेंट स्टेज है। नंबर 1, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं, इसी को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, इसी को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, इसी को हम लोग वेंटिलेशन कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। अब क्या है बेसिकली ये प्रोसेस है क्या? ये जो नॉर्मली हम लोग इनहेलेशन करते हैं, हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और बॉडी से बाहर हवा को निकालने का जो प्रोसेस है, इसको जो अंदर ले जाने का प्रोसेस है कहते हैं इनहेलेशन, और बॉडी से हवा का बाहर निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। अब इस प्रोसेस में होता क्या, हवा में जो हम लोग एनवायरनमेंट से हवा बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसमें होती है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, और जो हवा लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट में लेके आते हैं उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो बेसिकली हुआ क्या है, गैसेस एक्सचेंज हुई है किन दो इन चीजों के दरमियान, एक एनवायरनमेंट और एक लंग्स के दरमियान। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसी को हम कहते हैं ब्रीथिंग और एज वेल इसी को हम इंटरनल वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है जी, क्या है कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हवा को इनटेक करता है यानी इनहेल करता है और लंग्स में लेके जाता है जिसमें होती है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करता है जिसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो गैसेस एक्सचेंज किधर हुई? लंग्स के ऊपर, लंग्स में हुई, और ये किन दोनों के दरमियान हुई है? एटमॉस्फेयर और लंग्स के दरमियान। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग और एज वेल एज द गैसेस एक्सचेंज और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसे कहते हैं। लेकिन बेटा जो हमारा बेसिक टॉपिक है आज का वो है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग सेलुलर लेवल पे डिस्कस करेंगे। इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म वो जो फूड बनी है ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके उससे एटीपी प्रोड्यूस करवाएगा, और ये जो एटीपी प्रोड्यूस की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी की जाएगी और इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस की जाएगी। होता यह है कि जैसे ये ग्लूकोज आती है तो ये ग्लूकोज सेल में जाती है, तो सेल क्या करता है, सेल के साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस टेक प्लेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी ग्लाइकोलाइसिस। मसलन मैं आपको डिस्कस यहाँ पे बताता हूं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे एक प्रोसेस के मदद से 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल फार्मूला देखें तो वो है C6H12O6, ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करके यानी इसे कंप्लीट तब्दील कर दिया जाता है 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, वो है आपके पास पायरुविक एसिड, और इस तरह के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। और ये सारा प्रोसेस किधर हो रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में तब्दील हो जाना। दिस प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अगर वर्ड पे फोकस करें तो आपको बड़े आसानी से याद रहेगा। ग्लाइको यानी ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ग्लूकोज को तोड़ना।
इस प्रोसेस की मदद से ये पायरुविक एसिड फिर क्या होता है कि इसे फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को यूज क्रेब्स साइकिल से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फाइनली आपके पास एटीपी जनरेट हो जाती है, जिसको सेल अपनी बॉडी अपनी एक्टिविटी के लिए परफॉर्म करता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है जी। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? द ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, वी गेट एनर्जी और हम एनर्जी हासिल करते हैं, इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी सेलुलर रेस्पिरेशन। आगे सेलुलर रेस्पिरेशन की है जी, क्योंकि ये सारा काम सेल लेवल पे हो रहा है इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके ज़हन में ये बात बैठ जाए। सेलुलर रेस्पिरेशन की हमारे पास दो टाइप है जी। एक है आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे जी। पहले हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि ग्लूकोज का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज टूट रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज टूट रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एना मतलब नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज का टूटना। अब होता ये है कि सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है पायरुविक एसिड में, और ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। यानी यहाँ तक ये जो स्टेप है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, ये दोनों सेल में टेक प्लेस हो रहा है, दोनों कंडीशन में हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं जी कॉमन पॉइंट। अब होता है ये ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। इस दौरान क्या होता है जी, ग्लूकोज को अगर हम लोग मॉलिक्यूल फार्मूला देखें तो क्या बनता है, C6 है, H12 है और O6 है। लेकिन पायरुविक एसिड को देखा जाए तो 3 × 2 कार्बन है 6, कार्बन 6 ठीक है। हाइड्रोजन है 4 × 2 8, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है। ये 4 हाइड्रोजन किधर गए ये मैं आपको बताऊंगा। और ऑक्सीजन है 3 × 2, ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन 6 कंप्लीट है। बेसिकली ये जो 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे जो मौजूद है 2NADH पॉजिटिव, ये क्या करता है ग्लूकोज से 4 हाइड्रोजन आयन लेके कन्वर्ट हो जाता है 2NADH2 में, और इसी वक्त यहाँ पे 2 ATP भी प्रोड्यूस होती है, जो कि 2 ATP इसमें फास्फेट ऐड करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 ATP में। ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, और ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में सेल के। अब अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है तो पायरुविक एसिड मजीद टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कन्वर्ट टूटने के बाद ये फर्दर भेज दिया जाएगा किधर, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में फर्दर इसकी ब्रेकडाउन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनली आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। ये 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से। अब देखें इस एटीपी को सेल यूज करेगा अपनी बॉडी एक्टिविटी में, जो भी उसने काम परफॉर्म करना है उसमें मुख्तलिफ चीजों को यूटिलाइज करने में। और तो इसके अलावा यहाँ तक जो है आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब जो 98% जो ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी हासिल करता है वो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन से ही हासिल करता है। अब दूसरी टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो ये बनता है जी, द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड की नामुकम्मल ब्रेकडाउन से जो ग्लूकोज जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली फूड से एनर्जी आती किधर है, बेसिकली फूड में होता है CH बॉन्ड मौजूद। जब ये CH बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज करके ATP बनाई जाती है। अगर तो मुकम्मल CH बॉन्ड टूटे तो ज्यादा से ज्यादा ATP प्रोड्यूस होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन होता ये है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये जो CH बॉन्ड है वो ग्लूकोज के अंदर फूड के अंदर जितने CH बॉन्ड होते हैं सारे के सारे नहीं टूटते। इसमें बहुत से बॉन्ड ऐसे होते हैं जो अनब्रेकेबल ही रह जाते हैं। कुछ बॉन्ड टूटते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसको यूज किया जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन की हमारे पास है आगे फर्दर 2 टाइप जो कि आपकी बुक में डिस्कस है। एक है जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी है जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देखें तो मैंने पहले बताया था कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के में होगा क्या
कि एंड जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी अल्कोहल। जब एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बनती है इस फेज को इसको कहते हैं दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड में जो एंड प्रोडक्ट बनती है वो आपके पास बनती है जी लैक्टिक एसिड, इस वजह से इसे कहते हैं जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किधर होती है, बैक्टीरिया में होती है और यीस्ट में होती है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसकी एग्जांपल समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि जैसे रात को व्यूमेन घर में जब आटा वगैरह गूंथती हैं तो गूंदने के साथ वो क्या करती हैं, रख देती हैं, जो सुबह देखती हैं तो वो जो आटा गूंदा होता है वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, यानी अपना उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वो वॉल्यूम क्यों बढ़ता है कि आटे के अंदर जो यीस्ट होती है वो क्या करती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है, जिससे ये होता है कि अल्कोहल प्रोड्यूस होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी उससे निकल के स्कैब निकल जाती है, जिससे पीछे स्पेस छोड़ जाती है, छोटे छोटे स्वाक यानी स्पेस रह जाती है। अब होता क्या है, जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है इसमें 2NADH2 अपने 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करके इसे कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। क्योंकि अल्कोहल इसके एंड प्रोडक्ट है इस वजह से कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये किधर हो रही है, बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर। नेक्स्ट है जी आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या है जी कि वही पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट है उसको यूज किया जाएगा और फाइनली 2NADH इसमें 4 हाइड्रोजन ऐड करके खुद कन्वर्ट हो जाएगा 2NADA पॉजिटिव में और आपके पास प्रोडक्ट बनेगी जी 2CH3O3 और H6O3 जो कि है लैक्टिक एसिड का फार्मूला। ये किधर हो रहा है, ये बेसिकली होता है ह्यूमन मसल के अंदर। वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जब वो एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल रूटीन से हट के वर्क कर लेना, तो उससे क्या होता है कि मसल को वर्क करने के लिए चाहिए होती है एटीपी। अब वो एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, उसमें होती है ऑक्सीजन ज्यादा, तो वो ऑक्सीजन किधर जाती है, ब्लड में, और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती है सेल तक। जब सेल में जाती है तो सेल में जाके वो उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ती है और उससे एटीपी जनरेट की जाती है। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन में वर्क हो रहा होता है, लेकिन जब हम लोग नॉर्मल हट के कोई एक्सरसाइज करते हैं हाथ से ज्यादा, यानी थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई सेल तक नहीं प्रोवाइड होती। तो सेल पहले तो ये करता है एरोबिक रेस्पिरेशन करता रहता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ता है और अपनी जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरे करता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जब हम लोग सांस लेते हैं लेकिन उतनी ज्यादा अमाउंट जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में नहीं जाती, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एक और भी कंपाउंड आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, दिस इज अ कैरोटीन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैरोटीन जो एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है। तो सेकंड में जो सेल आपके होते हैं वो कैरोटीन को यूज करके एटीपी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। जब ये भी ऑप्शन उसके पास खत्म हो जाता है तो फिर थर्ड ऑप्शन को वो यूज करते हैं, वो कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो सेल है वो ग्लूकोज को तोड़ के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और इससे जो एटीपी थोड़ी सी मिकदार में प्रोड्यूस होती है, इसको यूज करके अपनी बॉडी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो ये था हमारा बेसिकली आज का प्रोसेस, आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया जी कि रेस्पिरेशन क्या है और एज वेल एज हमने उसकी 2 डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस किया और साथ में आपको ये बताया जी कि किस तरीके से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।